नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर प्रदेश में सियासी हलचल किस तरीके से आगे बढ़ रही है, लगातार किस तरीके से बयानबाजी का दौर जा रहा है, लगातार किस तरीके से एक दूसरे पर पलटवार का दौर जारी है और लगातार किस तरीके से एक दूसरे पर छीटाकशी का भी दौर जारी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि प्रदेश को बजट के जरिए क्या उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर कितना ये आम बजट पारित हो पाया, ये देखने वाली बात होगी। चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। सियासी गलियारे में आज सबसे पहले आपको रूबरू कराएंगे आम बजट से। निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जिस तरीके से बजट पेश किया, कोरोना काल के बाद इस बजट को पेश किया गया है। बहुत सारी चीजें थी जिन पर नजरें थी, किन किन सेक्टर्स को किस तरीके से सुविधाएं मिली हैं, कहां कहां पर इस बजट को पहुंचना चाहिए था वो पहुंच नहीं पाया। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जब हाथों में लाल बॉक्स लिए लोकसभा पहुंचे तो लोगों की उम्मीदों को पर लग गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लाल बॉक्स है क्या और इससे लोगों की उम्मीदों का क्या लेना है। तो सुनिए जनाब, ये लाल बॉक्स मोदी सरकार का बही खाता है। लेकिन बजट 2021 के पेश होने से पहले जो सबसे खास बात नजर आई वो ये कि जो बजट पहले ब्रीफकेस से होते हुए बही खाता तक पहुंचा वो अब जमाने के हिसाब से टैबलेट में समा गया। ये वही बजट है जो आम आदमी के घर का बजट तय करता है, जो आपके लिए टैक्स तय करता है, वही बजट जिस पर निर्भर रहती है आपकी रसोई, और वही बजट जिससे पता चलता है आम आदमी का घर। जी हां, संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाथ में लाल रंग के लिफाफे में बजट का दस्तावेज मीडिया को दिखाया, जो बेहद खास है। इस बार के बजट में खास ये है कि उनके हाथ में कोई फाइल, बही खाता या ब्रीफकेस नहीं था, बल्कि था टैब। कोरोना महामारी की वजह से सरकार ने इस बार यह फैसला लिया कि बजट की प्रिंटिंग नहीं होगी और ये पूरी तरीके से पेपरलेस होकर डिजिटली ही पेश किया जाएगा। सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मुश्किल हालात में बजट पेश हुआ क्योंकि कोरोना काल था और हम ऐसे में लॉकडाउन नहीं लगाते तो हालात बिगड़ते चले जाते। With COVID-19 to 2020 is due sui generis. When I presented the budget 2020-2021, we could not have imagined that a global economy already in throes of a slowdown would be pushed into an unprecedented contraction. We could not have also imagined then that our people, as those in other countries, would have to endure the loss of near and dear ones and suffer hardships brought about due to a health crisis. The risk of not having a lockdown was far too high. Within 48 hours of declaring a 3-week-long complete lockdown, वहीं निर्मला सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन में सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना का ऐलान किया, जिसके तहत 2,76,000 करोड़ का आवंटन किया गया और 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की मदद की गई। सरकार को ऐसी आर्थिक मंदी की उम्मीद नहीं थी और इसलिए कोरोना काल में बजट तैयार किया गया। the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, valued at 2.76 lakh crores, that provided free food grains to 800 million people, free cooking gas for 80 million families for months, and cash directly to over 400 million farmers, women, elderly, the poor and the needy. वहीं आत्मनिर्भर पैकेज की बात करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि जीडीपी का 13% है आत्मनिर्भर पैकेज और इससे एमएसएमई, खनन, टैक्स क्षेत्र में सुधार हुआ। पैकेज से इकोनॉमी को फायदा पहुंचा है। Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores
which amounts to more than 13% of our GDP. Redefinition of MSMEs, commercialization of the mining sector, agriculture and labor reforms, privatization of public sector undertakings, one nation, one ration card, production-linked incentive schemes are some of the notable reforms carried out during this period. कोरोना से आगे बढ़ चुके देश के विकास के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि 2021 में कई अहम कदम उठाएंगे। ये बजट आपदा में अवसर वाला बजट है। दरअसल वित्त मंत्री ने बताया कि इस बजट में कई चीज खास होने वाली थी। सबको शिक्षा देने की योजना इसमें शामिल थी। हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और निवेश की योजनाएं शामिल थी। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य शामिल था और ये बजट 6 पिलर पर आधारित था। This is the last of the 6 pillars. This will outline plans for reforms in one of our core principles of minimum government, maximum governance. We have taken a number of steps to bring reforms in tribunals in the last few years for speedy delivery of justice. Continuing with the reforms process, I now propose to take further measures to rationalize the functioning of tribunals. We have introduced the National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in Parliament. National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in the Parliament, with a view to ensure transparent and efficient regulation of 56 allied healthcare professionals. Additionally, to bring about transparency, efficiency and governance reform. ये सच है कि सत्ता में काबिज होने के बाद पार्टियां कई दफा रेत के महल बनाती हैं और इसी महल के इर्द गिर्द आम लोग अपने सपने बुनते हैं। मोदी सरकार की तरफ से बजट पेश हो गया है। जनता ने जो सपने बुने थे, कुछ इस बजट से पूरे हो गए तो कुछ अधूरे रह गए, और जो अधूरे रह गए उन्हें अब इस बजट को ध्यान में रखकर दोबारा बुनना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इस बजट को पेश करने के दौरान सबसे अहम बात यह थी कि आखिर किस तरीके से इस बजट को संजोया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में देश को आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। ऐसे में सबकी उम्मीदें थी कि किस सेक्टर को किस तरीके से सुविधाएं दी जाएंगी, क्या महंगा क्या सस्ता हो सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। दो 2021 और 22 का बजट पेश कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट डिजिटलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए टैब से पढ़ा और कई घोषणाएं की। लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कई स्कीम बताई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना तीसरा आम बजट सदन में पेश किया। ये नए दशक का दूसरा आम बजट है। वहीं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में दूसरी बार बजट पेश हुआ है। इस बजट में हर वर्ग के लिए कई अहम ऐलान किए गए हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट 6 स्तंभों पर आधारित है। तो चलिए एक बार जरा ये भी देखते हैं कि बजट में किस वर्ग को क्या मिला। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को 64,180 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस बजट में वायु प्रदूषण पर रोकथाम के लिए 2,217 करोड़ का बजट तय किया गया है। निर्माण के क्षेत्र में 1,97,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वच्छता मिशन को इस बजट में 71,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जल जीवन मिशन को 2,87,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आधारभूत ढांचे को 20,000 करोड़ रुपए दिए गया है। कोविड वैक्सीन को 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्वास्थ्य सेवा को 2,23,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ग्रामीण इंफ्रा फंड को 40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एमएसएमई को 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस बजट में माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। डिजिटल पेमेंट के लिए 1,500 करोड़ रुपए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए, जनगणना के लिए 3,760 करोड़ रुपए, चाय बागान श्रमिकों के लिए 1,000 करोड़ रुपए, इमरजेंसी फंड 30,000 करोड़ रुपए, अर्बन क्लीन इंडिया मिशन 1,41,00,000 रुपए, रेलवे को 1,10,000 करोड़ रुपए, रोड प्रोजेक्ट के लिए 11,000 करोड़ रुपए, परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,000 करोड़ रुपए, पब्लिक बस के लिए 18,000 करोड़ रुपए,
सरकारी बैंक के लिए 20,000 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। ये तो थी बजट की कुछ बड़ी बातें। कई सेक्टर्स में लोगों को राहत मिली तो कई में शायद कई लोगों का दिल भी टूटा होगा। सरकार ने बजट पेश कर दिया है, साथ ही आने वाले साल के लिए अपना लक्ष्य भी लोगों को बता दिया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बजट में की गई बातें आने वाले सालों में कब तक पूरी हो पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इस बजट के पेश होने के बाद जैसे ही संसद में इस बजट को रखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इस बजट को लेकर उनका क्या कहना है, किस तरीके से यह बजट है, हरियाणा को क्या कुछ मिल रहा है इस बजट से। देखिए इस रिपोर्ट में। बजट आ चुका है और बजट पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट पर बोलते हुए कहा कि कोरोना के दौरान आर्थिक कठिनाइयां थीं, फिर भी संतुलित और लोकहित का बजट है। खुशी है इस बात की कि पिछला ये पूरा वर्ष जैसे कोविड का निकला है और जैसे पूरा अर्थतंत्र, पूरी जो आर्थिक गतिविधियां, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कठिनाई जो आई, उसके बावजूद भी इस वर्ष का ये जो बजट है बहुत संतुलित और बहुत लोकहित का ये बजट ये पेश किया गया है आज। वहीं सीएम ने कहा कि जितनी भी चीजें आवश्यक थीं, सामाजिक सुरक्षा को लेकर सब चीजों का ध्यान रखा गया है। इस बजट का लाभ सामान्य समाज को होगा। हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें विशेष तौर पर शिक्षा, उसमें स्वास्थ्य, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें जितने भी आवश्यक जितनी भी चीज़ें थी, सामाजिक सुरक्षा के नाते भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान में रखा है ताकि सामान्य समाज को उसका लाभ हो। वहीं किसानों और बजट में किसानों को क्या मिला, इस पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि कृषि के लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान है। पशुपालन और डेयरी के लिए बजट में बात है। कपास के किसानों को 25,500 करोड़ का प्रावधान है। कृषि के लिए 75,000 करोड़ रुपए का इस बार एमएसपी पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, इसका प्रावधान किया गया है। पशुपालन और डेयरी भी बहुत बड़ी राशि 40,000 करोड़ रुपए उसके लिए सुरक्षित रखे गए हैं। कपास के किसानों के लिए अलग से लगभग 25,500 करोड़ रुपया इसका प्रावधान ये किया गया है। शिक्षा को लेकर सीएम ने कहा कि हायर एजुकेशन के लिए अलग से कमीशन गठन करने का फैसला है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ राशि रखी गई है। ये बड़ा कदम है। हायर एजुकेशन के लिए एक अलग से कमीशन गठन करने का जो फैसला किया है, इससे मुझे लगता है कि जैसा विषय आता भी शिक्षा के ऊपर जो लोग पढ़े लिखे, शिक्षित और अनुभवी लोग हैं, उनके माध्यम से शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। तो हायर एजुकेशन कमीशन का जो गठन होगा ये इसके लिए बहुत सार्थक होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई और ये भी एक बड़ा कदम है। वहीं सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य बजट पिछले बजट से 135% बढ़ा है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान है। स्वास्थ्य के नाते से जो पिछला बजट था उसका 137% ये बजट बढ़ाया गया है, तो अपने आप में बहुत बड़ी वृद्धि है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ये बजट का प्रावधान किया गया है। परिवहन मंत्रालय को 1,18,000 करोड़ दिए गए हैं। जितना परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा होगा, उतनी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ऐसे ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवहन मंत्रालय को 1,18,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है और मैं समझता हूँ कि देश में जितना परिवहन जो है वो ज़्यादा होगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, उतना ही देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। यानी नए इन्वेस्टर आएंगे, उद्योग लगेंगे और रोजगार ये उसके अंदर उनको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। साथ ही सीएम ने बजट पर बहुत कुछ कहा और इस बजट को बेहतरीन बजट भी बताया। लेकिन जनता को ये बजट कितना भाएगा, इसका इंतजार सभी को है। दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री को सुना आपने किस तरीके से इसे एक लोकहित में बता रहे हैं वो बजट, देश हित में बता रहे हैं वो बजट। दूसरी तरफ हमने बात की प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश धनखड़ से। उनका यह कहना है कि देशव्यापी यह बजट है, देश को विकास के रास्ते पर लेकर के यह बजट आगे आएगा। देखिए उनका क्या कुछ कहना है। माइक्रो इरिगेशन के लिए आवंटित किया गया है, वहीं 1000 करोड़ रुपया चाय बगानों के मजदूरों के लिए आवंटित किया गया है, जैसे उनको भी लाभ हो। और फार्म का जो क्रेडिट है, फार्म लोन है बढ़ा के वो 16,50,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जा रहे हैं, जिनका फायदा किसान पुत्रों को ही होता है, हमारे किसानों के बच्चे, जिससे सेना के बड़े अधिकारी बन सकें। जो तीसरा हिस्सा है वो ढांचागत सुविधाएं हैं, जिसमें 1000 करोड़ रुपया ग्रामीण ढांचागत विकास के लिए खर्च किया जाएगा। वहीं पक्ष को सुना आपने, अब बात है विपक्ष की। विपक्ष इस बजट को एक धोखेबाज बजट करार दे रहा है। जी हां, कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए, जहां पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से जो बजट पेश किया गया है ये एक छलावा है, धोखा है। मोदी सरकार का ये बजट, अगर उसका एक शब्द में सार, जैसा चिदम्बरम साहब ने कहा, कहें तो इस बजट का नाम है धोखेबाज बजट। ये बजट का सार है धोखा, ये धोखे पर आधारित है। और जैसा उन्होंने विनिवेश के बारे में चर्चा करते हुए कहा, इसके बारे में केवल 2 लाइन में कहा जा सकता है कि बेच खाएंगे सब कुछ और छोड़ेंगे नहीं अब कुछ। अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्पर्श ने। जरा देखिए इस बजट को लेकर के उनका रिएक्शन क्या है, क्योंकि अंबाला बहुत ही एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जिसको बजट से लगातार और हमेशा उम्मीदें रहती हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज बजट पेश किया गया है केंद्रीय, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका पहला रिएक्शन बजट को लेकर, किस तरीके से आप इस पूरे केंद्रीय बजट को देख रहे हैं? आज भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट के अंदर जिन 6 पिलर्स का जिक्र किया है, जिन स्तंभों का जिक्र किया है, वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दृष्टि से बहुत बड़ा कदम जो है इन बजट के अंदर उठाया गया है। कोरोना महामारी के पश्चात जिस प्रकार से हेल्थ क्षेत्र के अंदर ढांचागत सुधार लाने की आवश्यकता थी, उसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं। इसी तरह से नल से जल योजना को शहरी क्षेत्रों के अंदर लागू करके बहुत बड़े कदम जो है वो उठाए गए हैं। और आज आम आदमी के पैसे को बचाने के लिए अगर कोई बैंक डूब जाता है तो कम से कम 5 लाख रुपया उसके लिए जो प्रावधान किया गया है वो भी एक बहुत सराहनीय कदम है। सर, इस साथ साथ विपक्ष के आरोपों को किस तरीके से देखेंगे? विपक्ष कह रहा है कि कोई रोड मैप नहीं है, और उसके साथ साथ कृषि क्षेत्र को लेकर भी जो है इस बजट में बात की गई है। कृषि आंदोलन लगातार चल रहा है, इन सब चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं? कृषि क्षेत्र के बारे में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जिक्र किया है कि किस प्रकार से यूपीए शासनकाल में एमएसपी लागू किया गया, किस तरह से मोदी जी के शासनकाल में एमएसपी लागू किया गया। 7 गुना हमने ज्यादा खरीद की है, 7 गुना जो है वो हमने पैसे ज्यादा दिए हैं यूपीए की अपेक्षा। और आज भी कृषि क्षेत्र के लिए सेस लगाकर कई ऐसे प्रावधान जारी किए हैं जिससे किसानों का बहुत बड़ा भला होने जा रहा है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया, जिन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस बजट के पेश होने से पहले किसान उम्मीद लगा रहे थे कि किसानों के लिए बहुत कुछ होगा इस पूरे बजट में। इस बजट के पेश होने के बाद हमने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की। जानिए, समझिए कि उनका क्या कहना था। ये खास बातचीत हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और
केंद्र के इस बजट से क्या देखते हैं और किस तरह का इस बजट को समझते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, आज केंद्रीय बजट पेश हुआ है, आप इस बजट को किस नजर से देखते हैं और इस बजट में खासतौर पर जो आपका सेक्टर है यानी कृषि मंत्री हैं आप हरियाणा के, क्या देखते हैं कि इस बजट में? देखिए, कुल मिलाकर ये एक शानदार बजट है। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और कृषि क्षेत्र के लिए बहुत सारी चीज़ों का क्लेरिफाई किया गया है। वो जो प्रतिबद्धता थी हमारी कि किसान को एमएसपी जो दी जाएगी वो लागत का 50% मुनाफा जोड़ के दी जाएगी, उसका भी चर्चा इस बजट में अच्छी तरह से की गई है। और पिछले सालों में कितने किसान हितैषी फैसले किए हैं। कांग्रेस के वक्त में जो उन्होंने बजट में क्लेरिफाई किया, 2013-14 में 33,800 करोड़ रुपए की भुगतान किया था गेहूं की परचेज का, जो इस वक्त जो है 62,000 पिछले साल था, इस साल 75,000 करोड़ रुपए है। धान का जो है हमने एमएसपी पे परचेज कांग्रेस के वक्त में 64,000 करोड़ रुपए के आसपास होती थी, जो इस वक्त है 1,72,000 करोड़ रुपए की। आंकड़े अपने आप सब कुछ बताते हैं। दालों के लिए इसी तरह से 40 गुना ज़्यादा परचेज हमने की है। कपास का 25-26,000 करोड़ रुपए की परचेज हमने पहली बार की है। और तिलहन के लिए, दलहन के लिए आंकड़े बोलते हैं कि 2013-14 के परचेज की बजाय जो एमएसपी पे परचेज हमने की है वो कई गुना ज़्यादा है। और एक भ्रांति फैला रखी थी कि मंडियां नहीं रहेंगी, उसका भी समाधान बजट भाषण में है। 1,000 नई इलेक्ट्रॉनिक मंडियों का निर्माण की बात हमारी हुई है। ग्रामीण विकास के लिए 2,83,000 करोड़ रुपए, जिसमें जल जीवन मिशन भी है, उसके लिए प्रावधान किया गया है। ये पूरा बजट जो है ग्रामीण क्षेत्र के पर विशेष जोर देता है। और हमारे जो गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए 100 सैनिक स्कूल जो इस साल में बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, ये स्वागत योग्य कदम है। और जो 75 साल से बुजुर्ग हमारे वयोवृद्ध भाई हैं उनको इनकम टैक्स की ITR भरने से छूट दी गई है, तो बहुत ही सराहनीय काम ये हुआ है। और कोरोना के काल में लोगों को ऐसा लगता था कि बहुत सारे स्लैब जो हैं चेंज किए जाएंगे, टैक्स लगाए जाएंगे, ऐसा कुछ ना करके हर वर्ग को ध्यान में रखकर विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र किसान भाई है उनकी तरफ ध्यान रखने का इस बजट में बहुत सारा प्रावधान है। तो ये हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिन्होंने ये कहा है कि केंद्र का जो आज बजट आया है उस बजट को उन्होंने सराहना की और साथ ही कहा है कि किसानों के हित में ये बजट है और किसानों के लिए जो एमएसपी है वो 1.5 गुना दिए जाने की जो सरकार उसके लिए वचनबद्ध है, उसके आधार पर आगे बढ़कर काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। इसी के साथ आज के सियासी गलियारे में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।